गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री राम। आज हम कल हमने अल्पसभ्यता के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप देखना वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वेद शब्द है ना, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ब्रह्मा ने अपने ऋषियों को मंत्रों के प्रकाश के बारे में बताया। ब्रह्मा ने जो उनके ऋषि थे उनको उनके जो मंत्र है ना किस प्रकार सिद्ध किए जाते हैं, ब्रह्मा जी ने बताया है। ब्रह्मा जी ने अपने ऋषियों को मंत्रों को सिद्ध करने के बारे में बताया। उन्हीं मंत्रों को जो वही कला को हमारे वेद व्यास जी ने क्या किया कि उन्हीं को संकलित कर लिया, यानी कि लिखित कर लिया, यानी कि रचना कर ली। ठीक है, लिखित कर लिया, रचना कर ली। ठीक है, उसके बाद वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति। ठीक है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ये लगभग सारी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऋग्वेद काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर ऋग्वेद काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, खगोलीय आधार पर जर्मन वास्तविक प्रोफेसर आर्मन जोकोबिन के अनुसार ऋग्वेद की रचना 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब किसने लिया है? अब कई बार क्या है कि ये क्या बोल देते हैं ऋग्वेद काल। वैसे तो हम नॉर्मल जो लिखित है जो मानते हैं हमारे सभी वैज्ञानिक वो मानते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। परंतु जो हमारे खगोलीय आधार पर जो जर्मन शास्त्र है प्रोफेसर आर्मन जोकोबिन के अनुसार ऋग्वेद की रचना 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। 4500 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्री या त्रि कहा जाता है। क्वेश्चन ये आ जाए कि त्रि किसको कहा जाता है? कई बार पूछ लेते त्रि किसको कहा जाता है, तो त्रि किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें हमारा अर्थवेद नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? हमारा अर्थवेद नहीं है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद त्रि में नहीं आता। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को 100 मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को 100 मंडल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहते हैं? 100 मंडल कहते हैं। ठीक है, 10वें मंडल में चारों 10वें मंडल में चारों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलती हैं। यानी कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। वर्ण व्यवस्था कहाँ पे? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी, क्योंकि ये व्यवस्था हम मानते हैं प्राचीन काल से शुरू मान जाती है। ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी वैदिक वर्ण व्यवस्था। वहाँ पे तो सिर्फ काम के आधार पे अलग अलग काम करते थे, उसके आधार पे ही उनको चुनाव होता था। परंतु यहाँ पे वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। जैसे कि ये दिया गया 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति के साक्ष्य मिले। यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता कर्मकांड है। अब क्या है यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या है? जो हमारे कर्मकांड है ना, कर्म, जैसे कि हम कर्मकांड उनको बोलते हैं। जैसे कि हम हवन करते हैं और ये होता है क्या नाम, किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो वो अंतिम संस्कार करते हैं। अपने अलग अलग कोई हरिद्वार जाता है, कोई उनको क्या कर बोलते हैं? कर्मकांड। ठीक है, इसमें पहली बार राजसूय व वाजपेयी का उल्लेख मिला है। इसमें पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख, यज्ञ जो यज्ञ होते थे ना पहले, सबसे पहले यज्ञ कहाँ पे होते हैं? राजसूय और वाजपेयी यज्ञ जो सबसे बड़ा यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद पद और गद दोनों में संकलित है। यजुर्वेद क्या है? पद और गद दोनों में संकलित है। ठीक है, पद यानी कि पद का मतलब है एक पद, जैसे कविता, हम कविता होती है उसको पद बोलते हैं। पद और गद यानी कि कविता और उसके साथ उसका अर्थ।
दोनों अर्थ पहले पद में और फिर अर्थ में समझाए हो, तो पद और गद दोनों ही होता है। ठीक है, आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में, भारत में आर्यों का आगमन यजुर्वेद के अनुसार मानते हैं 1500 ईसा पूर्व में। यजुर्वेद के अनुसार आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आर्य आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और वेद शब्द का होता है ज्ञान। ठीक है, 10 राग के युद्ध परसोनी नदी यानी कि अभिमुखी रावी नदी है ना, उसके ऊपर सुदास राजा और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। अगर आ जाए 10 राग के युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया और कहाँ पे लड़ा गया? परसोनी नदी के किनारे और सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, परंतु पवित्र नदी और माता किसको मानते हैं? गंगा सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण यानी कि ये सभी को पानी देती थी। इस कारण पानी के अगर बात करें तो ये हमारी सिंधु नदी थी। अगर पूजा किसकी होती थी? सरस्वती नदी की। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री का उल्लेख है। ये पूछ ली कि ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो किस में आ जाएगा? ये हमारे तीसरे मंडल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदियों के बारे में बताया गया है। अच्छा, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, बात मैंने बोली थी, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। इसको माता कहा जाता है, नदियों की माता कहा जाता है। ऋग्वेद सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी नदियों की माता कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की रचाओं को पढ़ाने वाले को होतरू कहा जाता है। अगर ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद उसकी रचना यानी कि उसको पढ़ के सुनाते थे ना, गा के अपने कंठ से सुनाते थे, उसको क्या कहते थे? होतरू। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा था? अर्थवेद। सबसे नया वेद था अर्थवेद। हाँ, अब पहले मैंने बताया था ये अर्थवेद है ना, ये अर्थवेद, ये इसमें त्रि में नहीं है। अगर आ जाए कि त्रि में कौन से वेद है, तो त्रि में ही है कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्रि में है। ठीक है, ये जो हमारा अर्थवेद है यह त्रि में नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है अर्थवेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया। अर्थवेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब वेद और उपवेद, वेद, उपवेद और रचना काल। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और रचना की धन्वंतरी ने। ठीक है, धन्वंतरी ने। अच्छा, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सामवेद और उपवेद कौन सा? गांधव वेद भरतमुनि ने रचना की थी। अर्थवेद और उपवेद कौन सी? वेद रचना किसने? विश्वकर्मा ने। एक बात दोबारा देखो, ऋग्वेद 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 उपवेद कौन सा? आयुर्वेद और रचना किसने? धन्वंतरी ने। ठीक है, यजुर्वेद रचना उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ठीक है, सामवेद उपवेद है गांधववेद, रचना किसने की? भरतमुनि ने। अर्थवेद रचना किसने की? शिलभ। उपवेद कौन सा है? शिलभवेद, रचना किसने की? विश्वकर्मा ने। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये ऋग्वेद। ऋग्वेद काल में पुरुष को उग्र कहा जाता है। ऋग्वेद काल में पुरुष को उग्र कहा जाता था। पुरुष को क्या कहा जाता था? उग्र। और गुप्तचर को सपस कहा जाता था। सपस, ऋग्वेद में सपस कहा जाता। गुप्तचर को पुरुष को उग्र और गुप्तचर को सपस कहा जाता। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, वो बीड़ी सिगरेट वगैरह ये नहीं पीते थे, उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था ऋग्वेद काल में। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है? इंद्र। वैदिक काल में सबसे प्रतापी शक्ति इंद्र है ना, इंद्र देवता जो हमारे इंद्र देवता है वो सबसे शक्तिशाली देवता माने गए। वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता माने गए। इसका हमारे वेद में इसका 250 बार उल्लेख किया गया, यानी कि 250 बार इंद्र देवता लिखा गया उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, शूद्रों के देवता को कुसुम कहते थे। जो शूद्रों के देवता थे नहीं, वैसे तो ये थे हमारे इंद्र देव थे, परंतु शूद्रों के देवता कौन थे? कुसुम, जो तुषों के भी देवता थे। तुषों के
पशुओं के देवता थे, पशुओं से संबंधित थे। शूद्रों के देवता बने कुशनदेव, और जो पशुओं से संबंधित है। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध व उससे बने पदार्थ थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध था, और उससे बने प्रोडक्ट थे ना, दूध से अलग अलग प्रोडक्ट बने, वो उनका प्रमुख भोजन था। ठीक है। उसके बाद जौ के सत्तू को दही में मिलाकर कर्म नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। जो है ना, जो का सत्तू निकाल के और उसको दही में मिला के और उसको जो उससे जो पदार्थ बनाते थे उसको क्या कहते थे? कर्म। ठीक है। कर्म नामक पदार्थ खाने के लिए तैयार किया जाता था। वैदिक काल में जो उड़द, मूंग, तिल प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। कौन सी थी? जौ था, उड़द थी, मूंग था, तिल था, प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। ऋग्वेद काल में बढ़ईगिरी थी, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी ना, उस टाइम की बात है। ऋग्वेद काल में बढ़ईगिरी थी, कुम्हार था, बुनकर था, चर्मकार था, रथकार था, श्रवणकार था, ये सभी थे। ठीक है। परंतु लोहारगिरी नहीं थी। लोहारगिरी का पता नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। हमारा हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। ठीक है। तो ये लगभग हमारा भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ रहता है इसका पार्ट, वो मैं सेकंड पार्ट में डाल दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। पार्ट फर्स्ट और ये सेकंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग। तो इसी के साथ धन्यवाद। आप देखिए, कमेंट करिए, और जो भी रिस्पॉन्स है वो जरूर देना। थैंक यू, धन्यवाद।